पीटीआई ने केपीके में असेंबली सेशन के दौरान 3 दिन का सोग अनाउंस कर दिया है उनके डेड वर्करों की वजह से। 12 डेड वर्कर्स की तस्वीरें, नाम, उनके एड्रेसेस पीटीआई ने रिलीज़ किए हैं और वो बता रहे हैं कि मज़ीद डाटा वो इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डाटा वो इकट्ठा करें उसमें कोई गलती या एरर ना हो ताकि कल वो कोई कहानी बना ना सके। लेकिन ये 12 लाशें वो लाशें हैं जिसको अब कोई डिनाई नहीं कर पा रहा। सरकार बिल्कुल खामोश है। अताउल्लाह तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, वो सारे रद्द हो गए। अब हम सरकार के जवाब का इंतज़ार करेंगे। लेकिन एक अफसोस की बात है और मेरा ख्याल है जो भी एमपी है उस केपीके की असेंबली में था उनको शर्म आनी चाहिए कि उनको ये बात नहीं याद आई कि हमारी सूबे के अंदर पारा चिनार में अब 100+ लोग शहीद कर दिए गए। तो सर उनके लिए भी सोग मनाना चाहिए, उनके लिए भी शोर मचाना चाहिए। लेकिन हम आपको कई अरसे से बता रहे हैं कि एड्रेस के मुताबिक आपकी ज़िंदगी की वैल्यू बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक डेडिकेटेड फोर्स बनाएं जो वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने में हमारी मदद करे, यानी एक स्पेशल फोर्स तैयार की जाए जो डील कर सके शरारतमंद अनासर के साथ। उनको ये तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि शायद उनके वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा धावा बोला जा सकता है। शायद जो लोग अवाम के अंदर नहीं रहते, अवाम से बहुत दूर जहाज़ों में, महलों में सफ़र करते हैं, उनको अवाम के दुख दर्द की समझ नहीं है। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि पेड तज्जिया नगार इस्टेब्लिशमेंट के टाउट और सरकार बताती है आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कितना ऊपर जा रहा है, जा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। लेकिन मैं माज़रत के साथ हम सर्वेज़ भी कंडक्ट करते हैं, बंदा कोई नहीं मिला इसको फ़ायदा हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें आम आवाम को फ़ायदा देती हैं, सस्ती बिजली, सस्ता अनाज, सस्ती हाउसिंग, इंडस्ट्री, वो आपके मुल्क में नहीं है, वो नहीं लग रही। मनी मार्केट्स में कैपिटल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 20-20, 30-30 अरब कैश लेके मनी मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पे सट्टे का बाज़ार गर्म होता है, मार्केट ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो इवेंचुअली क्रैश करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंट्रोल कमीशंस हैं वो इतना आला किरदार नहीं प्ले करते। कंपनीज़ अक्सर अपने ही पैसे फनल कर रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स को पंप और डंप करने के लिए। ये प्रैक्टिस दुनिया भर में भी होती है और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे कानून है नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो हमें इंडिकेटर्स दिए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, दर हकीकत वो एक्चुअली बेनिफिशली आवाम के लिए नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ नहीं रुके, उन्होंने अगला स्टेप भी बता दिया। उन्होंने कहा जनाब इस वक्त बहुत आला सतह पे एक होम ग्रोन इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान बन रहा है। सारे पीएमएल वालों ने कहा वाह शहबाज शरीफ क्या बात है आपकी, होम ग्रोन प्लान, ऑर्गेनिक। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। होम ग्रोन प्लान का मतलब है, मैं सादा अल्फाज समझाता हूँ, कि 2 साल से हमें फॉरेन एड नहीं मिल रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही। अब हम हमारी आवाम से पैसा इकट्ठा करेंगे अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए। अवाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, जिन लोगों के पास सरमाया है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास सरमाया नहीं है, जो मोर देन 90% पाकिस्तान है, जो सरमायादार नहीं काउंट होते, उनकी तो चीखें आपने निकाल दी हैं टैक्सेशन के थ्रू। जो आपने 2 साल एडवेंचर किया IMF के पीछे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे, उसके लिए आपने हर जगह क्रैकडाउन किया, FBR को एक्स्ट्रा पावर्स दी कि वो लोगों से पैसा खींच के लाएं। तेल इतना महंगा नहीं है जितना उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, बिजली इतनी महंगी नहीं जितना उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं। तो वो तो पैसा ऑलरेडी आपके पास आ रहा है, उस पर तो इकोनॉमिक रिवाइवल होता नहीं। अब जो बड़ी सामी हैं उनके साथ क्या किया जाए जनाब? आपको याद होगा कि जब डॉलर का रेट बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा था और रुपी डिप्रीशिएट कर रहा था, तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब कराची गए थे कुछ लोगों को मिलने, और उनको समझाया गया था कि जनाब तमीज़ करें। क्लियरली फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में तो हमारी गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती, मैनिपुलेटेड इकोनॉमिक्स में वो बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आपके बिजनेसमैन सरकार में हो, जैसे शहबाज शरीफ वगैरह जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस होने से पहले वो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं,
जब वो सरकार में हैं और वो बिजनेस पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वो बेनिफिशियल होती हैं उनके दोस्तों के लिए। ये जो बैंक्स के अंदर काइबर का रेट 22% पे गया था, आपने कभी सोचा नहीं क्यों गया है? ऐसा क्या हुआ है कि ये रेट ऊपर जाए जा रहा है? उसकी वजह यह है कि सरकार को हैवी बोरोइंग करनी थी लोकल बैंक से। लोकल बैंक्स में पैसा नहीं था, लोकल बैंक्स ने एक्सपोनेंशियल सूद दिया, जिसकी वजह से पैसा बैंकों में गया और वो सारा का सारा पैसा ट्रेजरी बिल में गया, यानी सरकार ने उठाया सूद के ऊपर। अब सरकार चाहती है कि वो पैसा मंडियों के अंदर आए। इस पे सुपर नेचुरल प्रॉफिट बैंक्स ने कमाया और कुछ खास इदारों के लोगों ने। लेकिन मैं आपको लतीफ़ा बताता हूँ, ये पैसा मंडियों में नहीं आएगा, ये पैसा दोबारा वहीं पे जाएगा जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले जा रहा था, दुबई, जहाँ पे हमारे कई लीडरान की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े खुशी खुशी वो जाते हैं। ये पैसा जाएगा यूरोप, ये पैसा जाएगा अमेरिका, ये पैसा उन मुल्कों में जाएगा, उन टैक्स हेवन्स में जाएगा जहाँ पे ये छुपा सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है फॉरेन कंट्रीज़ और पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान में फसाइयत कंडेम तो कर देते हैं, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन तो पास कर देते हैं, लेकिन जो पैसा यहाँ से जाता है वहाँ पे, उस पर वो चूँ नहीं करते। ये एक डबल गेम है जो वेस्टर्न सुपर पावर्स खेलती हैं और खेलती आ रही हैं। जो भी मौके पर ताकतवर होता है वो ये गेम खेलता है। अब रियलिटी ये है कि इस वक्त जो बयानिया होना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो होना चाहिए कि हम तहकीक करें कितने लोग कत्ल हुए, क्यों कत्ल हुए और वहाँ पे बेहतर क्या हो सकता था। लेकिन पूरा मेन स्ट्रीम नैरेटिव इस वक्त ये है पीटीआई में कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, किसने फेल कर दिया। ये भी एक सोचे समझे तरीके से होता है। ये हमने पीटीआई के दौर में भी देखा था कि रादर देन फोकस करें कि किस तरह जुल्म और बर्बरियत से नून लीग को उठाया जा रहा है, झूठे केसेस में डाला जा रहा है, हम रोज़ ये बताते थे कि फ़लाँ नून लीग के बंदे पे पर्चा होने लगा है, फ़लाँ को अरेस्ट करने लगे हैं, फ़लाँ बंदे पे कार्रवाई शुरू कर दी है, फ़लाँ बंदा पार्टी छोड़ के पीटीआई में आ रहा है। ये पुराना इस्टेब्लिशमेंट का टैक्टिक है। राना सनाउल्लाह कल सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर आके ये बता रहे थे अवाम को कि जो मतीउल्लाह जान पे केस हुआ है वो इंतहाई गलत है। वो मान रहे थे टीवी पे आके, उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में कहा, कई और शोज़ में कहा, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कहें जनाब केस आईजी इस्लामाबाद ने नहीं बनाया, केस इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया और ये पुरानी प्लेबुक है, पुराना टैक्टिक है। उनको ये हिम्मत नहीं पड़ी बताने के लिए कि यार असल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। कभी कभार राना सना साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, तो वो हंसते खेलते ऐसी को बात कर जाते हैं जिससे वो ये तासुर देते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। सर आप सरेआम आके तस्लीम करें। जो क्रिटिसिज्म इमरान खान की है वो ये है कि अगर आप इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे और आपको पता चल गया कि पास इक़्तिदार नहीं है, पावर नहीं है, तो आप रिज़ाइन कर देते। उसी तरह इमरान रियाज खान ने आज अपने वीलॉग में कहा कि अली मीन गंडापुर कौन सा सीएम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसका नहीं है, पुलिस उसकी नहीं है, एक बंदे की ट्रांसफ़र पोस्ट वो नहीं कसता, सिर्फ एक बड़ा घर दिया हुआ है। पीटीआई को सुबह असेंबली से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर आप पीपल्स मूवमेंट लीड करना चाहते हैं तो आपको पीपल की तरह रहना पड़ेगा, आपको वर्कर की तरह मार खानी पड़ेगी, आपको वर्कर की तरह शहादतें देनी पड़ेंगी, तब जाके ये मूवमेंट सक्सेसफुल होती हैं। वो विजुअल्स हमने देख लिए हैं कि जब अली मीन गंडापुरी गाड़ी निकल रही थी इस्लामाबाद जलसे से, तो वहाँ पे लोग उसे पथराव कर रहे थे, डंडे मार रहे थे। क्यों? लोग तंग आ गए आपके दोगलेपन से। ज़रूर पीटीआई में इन फाइटिंग है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोजीशन से, एसआईसी के हामिद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया कोर कमेटी से, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई इस वक्त इमरान खान के करीब होने के लिए, चापलूसी करने के लिए पावर स्ट्रगल कर रहा है। ये एक रियलिटी है। जिस तरह हमारे सारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने के लिए पावर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं मुलाजमत ऐसे करूँगा, कोई कहता है मैं मुलाजमत बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त जो पीटीआई के लिए स्पेस थी इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने के लिए काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है, स्पेशली बिकॉज रियासत ने लोगों को कत्ल कर दिया। अब रियासती इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसी पार्टी से जाके फ़ौरन हाथ मिला लें। तो खान साहब या पीटीआई का जो पर्पस था धरना करने का वो सॉर्ट ऑफ डिफीट हो गया। अभी उन्होंने अनाउंस किया हुआ कि हम धरना करेंगे, वल्लाह आलम क्या स्ट्रेटजी क्या अमल बनता है वो आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। लेकिन 3 चीज़ें होराइज़न पे नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान की असम्बली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया पीटीआई को जमात बैन करने के लिए। शहबाज शरीफ ने खुद इंटरव्यू में कहा और कई और पीएमएल के पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम इस पर मशावरत कर रहे हैं कैबिनेट कमेटी में पीटीआई को बैन करने के लिए। अगर पीटीआई को जमात वो बैन करते हैं तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा आइनी अदालत में, जहाँ पर जो जजेज़ हैं वो सिलेक्टेड हैं, अपॉइंट हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो पीटीआई को बैन ही रखें। दूसरा ये बात डिस्कस हुई कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल प्रोसीड किया जाए, क्योंकि ये आइडिया दिया जा रहा है कि जिस तरह 9 में एक बहुत बड़ा सानिया था, उस तरह पीटीआई ने बहुत बड़ा दावा बोल दिया
इस्लामाबाद के ऊपर, तो ये तो क्लियरली एक टेररिस्ट तंजीम है। जिस मुल्क के अंदर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जैसे डेंजरस टेररिस्ट हों, तो वहाँ पे एक सियासी जमात टेररिस्ट जमात तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, जितने हमारे दोस्त TLP के अंदर हैं, उनसे आप पूछें कि जब आपने उनको टेररिस्ट जमात डिक्लेयर किया था तो कितने फ़ख्र से आप बताते थे कि देखें ये दहशतगर्दी करते हैं। जितनी तोड़ फोड़ आपके जलसों में हो चुकी है अभी तक, जो आप पे फस्तायत हुई है और जो आप लोगों से जवाबी कार्रवाई हुई है, तो TLP ने शायद इतना नहीं किया था उस टाइम। रियलिटी ये है कि दुनिया एक सर्कल की तरह ऑपरेट कर रही है। नून लीग इस वक्त मज़े इंजॉय कर रही है, मरीम साहिबा, शहबाज साहब, नवाज साहब, नून लीग के उहदेदार, अताउल्लाह तार साहब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्या मार रहे हैं लोगों की मौतों के ऊपर। ये वक्त आप पे भी आएगा। लेकिन इस सारे दौर के अंदर इन पॉलिटिशियंस के पास एक बैक एंड डोर होता है डील का, जो मेरे और आपके पास नहीं होता। हमें या तो हमारे कारोबार तबाह करके सड़क पे ला दिया जाता है, मार मार के हमारा बुरकस निकाल दिया जाता है, या इतना टॉर्चर करते हैं कि हम मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं एक बहुत अफसोसनाक चीज़ नरेट करना चाहूँगा इस वक्त। मैं सुनो न्यूज़ का एक प्रोग्राम देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ एंकर्स बता रहे थे कि मतीउल्लाह जान साहब जो एक एक्स सहाफ़ी हैं, एक्स सहाफ़ी आप कैसे होते हैं वल्लाह आलम, ये प्राइवेट कंपनियों को किसने लाइसेंस दी है कि ये बताएं सहाफ़ी कौन है? ये मनी हंगरी ग्रीडी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बताएंगी सहाफ़ी क्या होता है। बारह उन्होंने कहा मतीउल्लाह जान जो एक्स सहाफ़ी हैं और एक यूट्यूबर हैं, उनका माजी हमने देख लिया है, जिसके तहत हमें समझ आती है कि वो आज इतने अनस्टेबल क्यों हैं। वो बताना चाह रहे थे कि PMA से वो निकाले गए थे बिकॉज ऑफ इमोरल एक्टिविटी। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। रोज़े महशर आप क्या शक्ल दिखाएंगे लोगों को, आप कैसी कैसी घटिया बातें करते हैं। अगर आपने ऐसा खेल खेलना है तो दिलेरी से खेलें। बताएं कि जो माजी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स रह चुके हैं उनके क्या मामला थे, बोले ना। क्यों हिम्मत नहीं पड़ती, डरते क्यों हैं? आपके पास पैसा है, प्रोटेक्शन है, इश्तिहारात हैं, दुनिया में प्रॉपर्टीज़ हैं। हम बता सकते हैं, हमारे पास कख नहीं है, तो आप क्यों नहीं बता सकते? ये सहाफ़त होती है। सहाफ़ी होने का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को एक फेयर तरीके से देखें और जितने फैक्ट्स आ रहे हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, किसी का बयानिया ना चलाएं। और अगर कोई किसी के बयानिए में मानता है, उसका सहाफ़त का सर्टिफिकेट नहीं ख़त्म होता। लेट्स से मुनीब फ़ारूक को PMLN पसंद है, ठीक है, उसका राइट है, वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। इमरान रियाज खान को PTI पसंद है, वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। मुझे TLP पसंद है, मैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ। मेरा राइट है जमहूरियत के तहत कि मैं अपनी वॉइस एक्सप्रेस करूँ और मैं बताऊँ कि मेरा मुल्क कैसे चलना चाहिए। जमहूरियत का एक्सप्रेशन होता है वोट, जमहूरियत का एक्सप्रेशन होता है रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सियासी जमातें ना वोट को इज़्ज़त दे रही हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को इज़्ज़त दे रही हैं। आज भी वो लकीर हमें रेत में लगानी होगी जिसके बाद हमारी जमातें कहें कि बस 4 नंबर दरवाजे की तरफ अब हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये अखलाकी जुर्रत ना हमारी सियासी जमातों में है, ना ओहदेदारानों में। अल्लाह हम सब को हदायत दे, अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे। आपका सुनने का शुक्रिया।